नवंबर में 6 महीने में सबसे ज्यादा रही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार। नवंबर आईआईपी 3.7% से बढ़कर 5.2% पर पहुंचा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी ने किया कमाल। बाजार में बिकवाली का दबाव जारी। आईटी सेक्टर को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट। मिड और स्मॉल कैप पिटे। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1.5% फिसल कर बंद। निफ्टी 95 पॉइंट गिरकर 23,432 पर बंद। बजट में पावर सेक्टर के लिए नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का हो सकता है ऐलान। पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म के लिए राज्यों को एडिशनल बोरोइंग की छूट जारी रखने पर भी विचार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बजट में सरकार रेल और रोड इंफ्रा पर बढ़ा सकती है फोकस। ग्रामीण इंफ्रा पर रहेगा जोर। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को 10 से 12%, तो रेलवे को मिल सकता है 15% ज्यादा एलोकेशन। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने अभी जीएसटी के सभी नोटिस पर लगाई रोक। मामले की सुनवाई पूरी होने तक रोक जारी रहेगी। डेल्टा कॉप में 6% से ज्यादा की तेजी। केजरीवाल के यूपी बिहार वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। मनोज तिवारी ने पूर्वांचलियों के अपमान का लगाया आरोप। जेपी नड्डा बोले हार के डर से बौखलाए केजरीवाल। गिरिराज सिंह ने भी साधा निशाना। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में आग हुई बेकाबू। हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के बंगले जलकर हुए खाक। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इटली दौरा किया रद्द। आईआईपी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। नवंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 6 महीने के हाई पर रहा है। नवंबर में आईआईपी 3.7% से बढ़कर 5.2% रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करें तो ये 4.4% से बढ़कर 5.8%, और कैपिटल गुड्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कैपिटल गुड्स ग्रोथ की बात करें तो ये 3.1% से बढ़कर 9% रही है। इसके अलावा इंफ्रा गुड्स की बात करें तो इसमें ग्रोथ 4.8% से बढ़कर 10% रही है। वहीं नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ की बात करें तो इसमें 2.6% से ये घटकर 0.6% पर आ गई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बजट एक्सक्लूसिव खबर। सरकार बजट में पावर सेक्टर के लिए खास ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बार के बजट में पावर सेक्टर को लेकर क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार का बजट काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। पावरफुल इस मायने में कि पावर सेक्टर से जुड़े हुए कई सारे ऐलान देखने को आपको मिल सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है कि नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। इस नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में अगले 5 साल का एक रोड मैप होगा कि आखिर किस तरह की बिजली की ज़रूरतें पड़ने वाली है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर फोकस होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल एनर्जी के बीच में कैसे बैलेंस बैठाया जाए ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, इस पर भी फोकस रहने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में रिफॉर्म को और ज़्यादा गति दिया जाए। इसके लिए राज्यों को कहा जाएगा कि आप अपने जितना ग्रॉस स्टेट जीडीपी है उसका 0.5% तक एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं। इस बात की छूट राज्यों को थी, लेकिन ये छूट 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो इस छूट को और आगे बढ़ा सकती है सरकार। अगर राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बोरोइंग की छूट मिल जाएगी। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म की तरफ बड़ा कदम हो सकता है। तो इस पर काफ़ी विचार किया जा रहा है और शायद इसका ऐलान आपको देखने को मिले।
शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। चलिए एक और बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। आने वाले बजट में सरकार ग्रामीण इंफ्रा पर खास फोकस कर सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट 10 से 12% तक बढ़ सकता है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहन। तो रोहन, आप बताएं किस तरह से आने वाले बजट में ग्रामीण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, इस लिहाज से बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। जी, इस बार एक बहुत बड़ा फोकस बजट का होने जा रहा है गांव में रोड कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन करीब 10% तक बढ़ाया जा सकता है। जो फोकस रहने वाला है, ऑल वेदर रोड्स बनाए जाएंगे, खासतौर पे ऐसे मैदानी इलाकों में जहां जो जनसंख्या है वहां 500 से ज़्यादा हैबिटेशन है, या फिर हिली एरियाज़ में जहां 250 लोगों से ज़्यादा हैबिटेशन है, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो एरिया है वहां 100 से ज़्यादा जहां लोग रहते हैं, उन्हें कनेक्ट करने पर फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे फोकस सिर्फ सड़कों की लंबाई पर नहीं होगा, बल्कि क्वालिटी रोड्स की जो है उस पर भी फोकस रहने वाला है। कुल मिला के भी जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसका आवंटन 10 से 12% बढ़ सकता है और ये लगभग 2,90,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। एक और फोकस एरिया रहेगा सस्टेनेबिलिटी पे। रोड कंस्ट्रक्शन में सस्टेनेबल जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसको बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं की जा सकती है। और सरकार देश भर में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स हैं रोड सेफ्टी के लिए, एक खास मिशन की घोषणा कर सकती है। उसे करेक्शन करने के लिए एक अलग फंड की घोषणा की जा सकती है। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर के लिए आपके पास लौटेंगे। इसके अलावा एक और सेक्टर है जिस पर सरकार का फोकस दिखाई दे सकता है। खासतौर पर अगर आने वाले बजट की बात करें तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बार वित्त मंत्री रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं बजट में कर सकती हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि इस बार बजट में रेलवे के लिए 15% ज्यादा एलोकेशन दिया जा सकता है। खासतौर पर जो वित्त मंत्री का फोकस रहेगा रेलवे के हिसाब से, वो रेलवे सेफ्टी और रेलवे मॉडर्नाइजेशन पर देखने को मिल सकता है। रेलवे सेफ्टी की बात करें तो रेल मंत्रालय जल्द से जल्द कवच का एक्सपेंशन करना चाहता है और इस लिहाज से ये जानकारी मिल रही है कि बजट में 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा सकता है कवच को लेकर। और वहीं अगर हम रेलवे मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो अहम चीज है वो है रोलिंग स्टॉक। तो रोलिंग स्टॉक को अत्याधुनिक बनाने के लिए भी यहाँ पर जो एलोकेशन है वित्त मंत्री की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की नई खेप का ऐलान भी वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कर सकती हैं। बजट 2025 से जायके की दुनिया की बड़ी उम्मीदें हैं। रेस्टोरेंट और पब मालिक परमिट और लाइसेंसिंग के नियमों को आसान करने की मांग कर रहे हैं। तो बजट को लेकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की क्या है विश लिस्ट, आइए आपको दिखाते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना जितना आसान लगता है, उस रेस्टोरेंट को चलाना आज भी उतना ही पेचीदा काम है। कनॉट प्लेस में पिछले कई साल से पायनियर्स फ्लेवर्स ऑफ चाइना चला रही परमजीत कौर सिंह अब इन लाइसेंस और परमिट के जाल से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि कई बार वे इस बिजनेस को बंद करने की सोचती हैं, लेकिन सालों की मेहनत से बनाए गए अपने ब्रांड को बचाए भी रखना चाहती हैं। We have to take multiple licenses from different, people from different organizations. That is very tough for us. And then license should be for 5 years. Health license is there. Then you have for food safety. Then you have, your police license, and then you have your bar license. Everything there are multiple licenses. यह दर्द देश के अधिकतर रेस्टोरेंट और पब मालिकों का है, खासतौर पे तब अगर आपको बार का लाइसेंस भी लेना पड़े। जानकारों के अनुसार पब और रेस्टोरेंट के लिए सिर्फ परमिट और लाइसेंस की फीस साल भर में 22 लाख के करीब है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ लंबी कागजी कार्रवाई की वजह से होती है। हमें कोई फायर का लाइसेंस लेना है या किसी भी पार्किंग की एनओसी लेनी है, तो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं हमको जाना पड़ता है चीज़ों को साइन कराने के लिए, और ये चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बजट विश लिस्ट में आसान परमिट के अलावा और भी कई मांगे हैं। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद रेस्टोरेंट सेक्टर को अब तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। रेस्टोरेंट मालिक चाहते हैं कि सेवा निर्यात योजना को फिर से शुरू किया जाए और इससे विदेशी मुद्रा में जो मुनाफा होता है उस पर 5% ड्यूटी क्रेडिट दिया जाए। सरकार उन्हें सस्ती बिजली,
कचरा प्रबंधन और सस्ते कर्ज की सुविधा दें। कर्मचारियों के वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी रेस्टोरेंट मालिक सरकार की तरफ देख रहे हैं। कुछ मांगे जीएसटी को लेके भी है, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। एज ए रेस्टोरेंट ओनर हम लोग की प्रॉपर्टी जो है मोस्टली रेंट पे होती हैं। जब हम रेंट देते हैं उसके साथ हम लोग जीएसटी देते हैं, जिसका हम इनपुट नहीं ले पाते। 18% का सीधा वो हमारा लॉस है एक तरह से जो है। बदलती अर्थव्यवस्था को देखते हुए रेस्टोरेंट चाहते हैं कि उन्हें 24 घंटे काम की इजाजत मिले, लेकिन सबसे बड़ी मांग अब भी नियमों को आसान करना ही है। क्या आपको पता है कि भारत में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको 12 से 15 तरह के अलग अलग लाइसेंसेस और परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जितना खर्च एक रेस्टोरेंट को चलाने में होता है उतनी मांग है नहीं। ऐसे में बजट से पहले रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी सबसे बड़ी मांग है। कैमरामैन नरेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का पूरा हाल। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली जारी रही। सेंसेक्स 241 पॉइंट गिरकर 77,389 पर और निफ्टी 95 पॉइंट गिरकर 23,432 पर बंद हुए। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष वर्मा। दिक्कत भरा, खासा वॉलेटाइल और इवेंचुअली दबाव के साथ सेशन की समाप्ति। निफ्टी का इंट्राडे आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। शुरुआत बेहतर हुई थी, एक समय 70 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, फिर अचानक दबाव बना, 180 पॉइंट कमजोर। बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ था, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। और निफ्टी का इस तरह का प्रदर्शन तब जब आईटी इंडेक्स में गजब के रिटर्न्स थे। आज हैवी वेट है, 3.5% की मजबूती के साथ आईटी कामकाज कर रहा था। तो फिर दिक्कत कहां थी? दरअसल इस पूरे हफ्ते आपने नोटिस कर रहा होगा, बैंक्स और फाइनेंशियल्स, ये दोनों पॉकेट, आज भी इन दोनों पॉकेट्स में खासा दबाव देखने को मिल रहा था। यही दोनों पॉकेट्स हैं जिनके लोस के आसपास बंद हुई और दोनों में अच्छा खासा प्रेशर था और दोनों हैवी वेट्स हैं। और एक और दिक्कत की बात है, ये सिर्फ लार्ज कैप्स तक कमजोरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, स्पिल ओवर हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगी। 1:6 डिक्लाइंस के फेवर में। एक बढ़ रहा था, जो 6 स्टॉक ऐसे थे जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट सिर्फ आज ही नहीं, इस हफ्ते ब्रॉडर मार्केट्स का पेन बढ़ता ही चला गया। वही की थीम थी। जब निफ्टी 2.5% इस हफ्ते कमजोर हुआ, मिड कैप्स 0.6% और स्मॉल कैप्स 6% दबाव के साथ इस हफ्ते कामकाज करते हुए नजर आए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट्स के रिएक्शन शार्प थे। टीसीएस के नंबर्स पे थम्स अप मिला स्ट्रीट की तरफ से, उसी का रब ऑफ था जो आपने आईटी इंडेक्स में इस तरह की मजबूती देखी। लेकिन टाटा एलेक्सी, रीडा 7% कमजोर हो गए। लेकिन टीसीएस के नंबर्स का रब ऑफ पूरे लार्ज कैप आईटी बास्केट में आपको नजर आएगा। कोई एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, सब गजब की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट भी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। जिन हैवी वेट्स ने दबाव बनाया, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई आईसीआईसीआई बैंक, वो बैंक्स के वर्टिकल, और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज आज दबाव में था। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, सरकारी कंपनीज पेन में वापस आती हुई। आरईसी, हटको, भेल, जीआईसी सब 6% कमजोर। तो खासा दिक्कत भरा हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र।
तो बाजार को टीसीएस की कमेंट्री अच्छी लगी। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के सीएफओ समीर सेकसरिया ने भरोसा जताया कि आने वाली तिमाहियों में सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। आइए आपको सुनाते हैं। ये क्वार्टर एक खास बात रही है जो क्रॉस करेंसी वोलेटिलिटी, एंड आई थिंक उसकी वजह से जब आप सीक्वेंशियल बात कर रहे हैं, सो हमारा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है विदाउट टेकिंग इन एक्सचेंज वो फ्लैटिश रहा है, जबकि आप देखो तो डॉलर रेवेन्यू डी ग्रोथ 1.7% नेगेटिव रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि डॉलर ग्लोबली इस तिमाही में सभी करेंसी के सामने अप्रिशिएट हुआ, एंड वो रुपी के सामने भी हुआ, लेकिन रुपी ने अच्छा डिफेंस किया एंड इट वाज नॉट एज मच एज अदर बास्केट ऑफ करेंसीज। सो उसके चलते रुपी सॉ एप्रिसिएशन अगेंस्ट अदर करेंसीज, और उसका जो क्रॉस करेंसी का बेचभाव था उससे वो 1.7 का हुआ। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस Q3 का देखें तो जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो अगले 30 दिन होंगे बाजार के लिए बेहद अहम। कैसी रहेगी बाजार की चाल, बुल या बियर, कौन करेगा धमाल, निवेशक और ट्रेडर्स के लिए आगे का मास्टर प्लान, ये सब कुछ देखिए आज आवाज अड्डा में शाम 7:57 पर। अगले 30 दिन कौन मारेगा बाजी। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो इस बड़ी खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, अभी 71 ऐसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं जिसको कि जीएसटी विभाग ने नोटिस दिया हुआ है, और ये करीबन 1,12,000 करोड़ रुपए के नोटिस इन कंपनियों को दिए गए हैं। जो जीएसटी कंपनी, जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, इन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। कंपनियों का कहना है कि जो हमारे ऊपर जीएसटी है वो 1 अक्टूबर 2023 के बाद से लगना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त जीएसटी काउंसिल ने इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऑनलाइन कंपनियों के ऊपर 28% जीएसटी लगेगा। लेकिन जो सरकार है उसका कहना है कि ये कोई नया टैक्स हमने नहीं लगाया, ये टैक्स आपके ऊपर पहले से लगता था, और जीएसटी काउंसिल ने सिर्फ इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था कि आपके ऊपर 28% का जीएसटी लगेगा। तो इसको लेकर के कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी जितनी भी याचिकाएं थी उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, सरकार को भी इस पर नोटिस जारी कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब तक जितने भी नोटिस है उनके ऊपर एक स्टे जारी रहेगा जब तक हम इस मामले की सुनवाई करें। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं इनको लिए एक राहत है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब तक उनको ये टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा, और उसके बाद ही उनकी लायबिलिटी इन कंपनियों की तय होगी। तो 18 मार्च को नई तारीख अब सुप्रीम कोर्ट ने तय की है जब इन कंपनियों की याचिका के ऊपर सुनवाई की जाएगी। अगले 6 महीने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 बंद रहेगा। इस टर्मिनल को रिफर्बिश करने के लिए बंद रखा जाएगा। तो पैसेंजर पर इसका क्या असर होगा, ये जानते हैं रोहन सिंह से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो रोहन, 6 महीने के लिए टर्मिनल 2 को बंद रखा जाएगा, और ऐसे में जो फ्लाइट्स वहां से उड़ान भरती हैं उन्हें कहां डाइवर्ट किया जाएगा, और पैसेंजर पर इसका कितना असर होगा? जी, करीब 40 साल पुराना है टर्मिनल 2 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और इसे अब ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि इसको रिफर्बिश किया जाए, इसमें बदलाव किया जाए, और इसलिए अगले 6 महीने इसे बंद रखने की योजना है। अगले कुछ दिनों में रिफर्बिशमेंट का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पूरे अगले क्वार्टर में इसको बंद रखने की बात कही है, लेकिन पैसेंजर्स पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़े। इसके लिए पहले ही जो T2 के फ्लाइट्स थे वो T1 और T3 के बीच जो है वो विभाजित कर दी गई, वो डाइवर्ट कर दी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार ये बन के तैयार हो जाए तब फिर T2 की जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ने जा रही है, और कुछ खास नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। खासतौर पे जो पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस हैं वो भारत में पहली बार ऐसा होगा। एक दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी ये लेके आ रहे हैं, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक डॉकिंग टेक्नोलॉजी पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेटेड कर दिया जाएगा, बिल्कुल एक स्काई डिज़ाइन टेक्नोलॉजी उसमें डाली जाएगी, ज़्यादा सुरक्षा होगी, ज़्यादा एक्सेसिबल इसे बनाया जाएगा, और सबसे खास बात यह है कि साइनेज को बहुत क्लियर रखा जाएगा, बिल्कुल एक नया डिज़ाइन इसको तैयार किया जाएगा, और अभी जितना T2 हैंडल करता है पैसेंजर उससे कहीं ज़्यादा हैंडल करने जा रहा है। एक बार ये रिफर्बिशमेंट का काम हो जाए, लेकिन अगले कुछ महीने 4 से 6 महीने करीब जो है इसे बंद रहना पड़ेगा। जी।
शुक्रिया रोहन इस खबर के लिए, साथ ही साथ जो बजट एक्सक्लूसिव खबर आपने दी थी उसके लिए भी। चलिए बात करते हैं अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी जल्द उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। अब से कुछ ही देर बाद भाजपा की कोर कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है और जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक होगी। और ये भी खबर मिल रही है कि अमित शाह इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स। और आपको बता दें इससे पहले बीजेपी ने 4 जनवरी को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 29 नाम शामिल थे और साथ ही इस लिस्ट में ऐसे नेताओं के नाम थे जो आप और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। करीब 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आप और कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन पकड़ लिया और इन 7 नामों को पहली लिस्ट में जगह दी गई है। तो इंतजार अब दूसरी लिस्ट का किया जा रहा है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बता दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे लेकर केजरीवाल पर हमला किया। सचदेवा ने कहा कि 3 बार सीएम रह चुके शख्स द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाने से पता चलता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि हार के डर से बौखला गए हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि जिस तरह का बयान यूपी बिहार के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है उसे लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज बकायदा एक मार्च भी निकाला गया। मनोज तिवारी ने इस मार्च को लीड किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम इस आंदोलन को दिल्ली की हर गली हर घर तक लेकर जाएंगे। इसको अभी तो घर घर जमीन जमीन पे गली गली ले जाएंगे। देखिए हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हमको ऑटो में बैठने में और टैक्सी में बैठने में हमको गर्व होता है क्योंकि चलाने वाले वो मेहनत कश लोग हैं। उनको दोगला मत बोलो। अभी हम घर जा रहे हैं और ये आंदोलन गली गली जाएगा, वार्ड वार्ड जाएगा। जाएगा ना भाई? चलो चलो भैया। तो बीजेपी के इस विरोध मार्च के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी बिहार के लोगों का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी करती है। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जायजा लेंगे महाकुंभ का। आप देखते रहिए आवाज समाचार। 13 जनवरी से आस्था के महापर्व महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और महाकुंभ की तैयारियां अपने फाइनल चरण में पहुंच गई है। इसका निरीक्षण करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में ही दिखाई दिए। आपको बता दें कल से ही योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर है। कल उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया, शाम में उन्होंने साधु संतों से मुलाकात भी की और आज उन्होंने महाकुंभ की खास कवरेज के लिए शुरू किए गए नए रेडियो चैनल को लॉन्च किया। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ का जो भव्य आयोजन है वो 26 फरवरी तक चलेगा। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें। सबसे पहले जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लॉन्च किए गए रेडियो चैनल की है, जिस पर खास तौर पर कुंभ की कवरेज की जाएगी और साथ ही साथ लगातार योगी आदित्यनाथ संतों से मुलाकात कर रहे हैं। और चूंकि सर्दी का मौसम है, ठंड काफी ज्यादा है, ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे जा रहे हैं और लगातार वो नजर बनाए हुए हैं जिस तरह की तैयारियां कुंभ के लिए की जा रही हैं। तो महाकुंभ की तैयारियां अब आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। साधु संतों का डेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस बार महाकुंभ कई नए रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं।
साधु संतों का डेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। इस बार महाकुंभ कई नए रिकॉर्ड अपने नाम करेगा जो आने वाले समय के लिए इतिहास बनेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं पहले से काफी बेहतर होंगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए कई नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इस बार श्रद्धालुओं को पहली बार महाकुंभ में डोम सिटी में रहने का आनंद मिलेगा। महाकुंभ क्षेत्र में तैयार हो रही डोम सिटी में ठहरकर किसी हिल स्टेशन जैसा अनुभव ले पाएंगे। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस गया है कि हमारी कोशिश बस यही रही है कि महाकुंभ में जो भी हमारे पास गेस्ट आएंगे उनको हम कितना बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो वही कोशिश थी। ये देखिए डोम का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का बना है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होंगी और भी बहुत कुछ है, वो हम आपको अंदर जब चलेंगे तो दिखाएंगे। यहाँ से हम एंटर करेंगे और आप जब यहाँ अंदर पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी आलीशान होटल में हैं, ऐसा आपको फील आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना खूबसूरत इंटीरियर के माध्यम से सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ जिन्होंने ये पूरा इंटीरियर डिजाइन किया है, पूरा ये जो देख रहे हैं डोम सिटी का डिजाइन, झूमर आप देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये नजारा जो है ये गंगा जी का नजारा है। इधर बिल्कुल फ्रंट पर गंगा जी आपको दिखेंगी। महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी का निर्माण हुआ है। 15 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण हो रहा है। इसमें सात्विक भोजन के साथ साथ सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। 44 डोम और 176 कॉटेज बनाए गए हैं। इनकी कुल संख्या 220 रहेगी। डोम सिटी के डायरेक्टर ने डोम में रहने के किराए को लेकर बताया कि त्योहारों के मौके पर डोम सिटी के एक दिन का किराया 1,11,000 और दूसरे दिनों में 81,000 रुपए होगा। ये जो डोम आप देख रहे हैं, जो ओवरहेड डोम्स हैं 15 फुट की ऊंचाई पर, इनमें हम पर्व के दिनों में 1,11,000 और सामान्य दिनों में 81,000 रुपए चार्ज करेंगे। और नीचे जो वुडन कॉटेज हैं वहां पर पर्व के दिनों में 61,000 और सामान्य दिनों में 41,000 रुपए। ये 2 लोगों का है, इसमें 2 लोग शामिल हैं, ये पर पर्सन नहीं है, ये पर अकोमोडेशन है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है। इसे लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। 12 साल बाद होने जा रहे महाकुंभ में कई नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो की, और इसमें आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे आईना के बारे में जो आपको हेल्थ अपडेट्स देता है, साथ ही जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से टेली हेल्थ कंसल्टेशन बुकिंग भी करता है। तो इस कॉन्सेप्ट मिरर पर पूरी जानकारी दे रही हैं लास वेगस से शिबानी घरत। मेरे पीछे एक स्मार्ट मिरर है जो आपको आपका हेल्थ अपडेट देता है। विदिंग्स इस साल CES के दौरान उन्होंने अनदर फ्यूचरिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट डिस्प्ले किया जिसका नाम है ओमनिया। अभी ये एक स्मार्ट मिरर है जो मेजर करता है, डिस्प्ले करता है आपके हेल्थ मेट्रिक्स, आपका वेट, आपकी स्लीप साइकिल, बॉडी मास इंडेक्स, सभी कुछ एक वॉइस असिस्टेंट की मदद से। और कुछ इशू हुआ तो टेली कंसल्टेशन भी सेटअप करेगा आपके डॉक्टर के साथ। इन अ नटशेल, ओमनिया के पास एक बेस है जो मेजर करता है वेट, हार्ट हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ। इट कैन ऑल्सो पुल इन डेटा। विदिंग्स इस साल CES के दौरान उन्होंने अनदर फ्यूचरिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट डिस्प्ले किया जिसका नाम है ओमनिया। करके अपने बिल्ट इन AI वॉइस असिस्टेंट की मदद से आपको रियल टाइम, अगर आपका वजन फॉर एग्जांपल ऊपर नीचे हो गया तो मोटिवेशनल पेप टॉक भी आपको मिलती है कि शायद इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क आउट, या फिर टाइम फॉर यू टू स्ट्रेस अ लिटिल लेस, या फिर स्लीप बेटर। और इश्यू हुआ तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर के पास आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट पहुंच जाएगी। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।